हमारा बायोलॉजी का सेकेंड और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज हमको पढ़ना था थर्ड चैप्टर। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से आपका डिफरेंस बिटवीन कौन कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट एंड सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें आपका डिफरेंस बिटवीन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बायो एंड केमिस्ट्री और साइंस आपको पूरी डिटेल से एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर पढ़ाई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अर्थात लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। तो क्या बताएंगे, जैसा कि हमने परिभाषा में ही पढ़ा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल एक जनन की आवश्यकता होती है और आपके लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। आप तो पहला अंतर यही लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें संततियां क्या होती हैं, सभी एक जैसी होती हैं, और इसमें संततियां क्या हो जाती हैं, भिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें एक जनक ही जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, उसमें केवल क्या होता है, एक जनक की आवश्यकता होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक जनन जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है। कैसे होती है, तीव्र गति से प्रजनन होता है। और जैसे यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह अपेक्षाकृत क्या होता है, मंद गति से होता है, क्योंकि इसमें भ्रूण बनने की प्रक्रिया, अपने प्रजनन की प्रक्रिया 9 से 10 महीने 9 महीने लगते हैं। इनमें से विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, अर्थात इसमें जितनी संततियों की सब एक जैसी होती है, उनमें कोई भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। लेकिन आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग स्थान के हो सकते हैं या फिर उनमें अलग अलग गुण हो सकते हैं, तो उन दोनों के गुणों से मिलकर के एक नया कैरेक्टर डेवलप होगा। तो इनमें क्या होगी, भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, अर्थात वातावरण के अनुसार इन जीवों में क्या होती जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और इनमें क्या होती जाती है, वातावरण के अनुसार ये ढलते रहते हैं, जिसकी इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है। ऐसे इसमें देखिए, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, अर्थात अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। और लैंगिक जनन में 2 युग्मक, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब देखिए, जैसे इसमें यह एक कायिक प्रजनन की क्रिया कहलाती है। जैसे इसमें हमने 2 पार्ट में पढ़ा था आपके दूसरे अध्याय में कि प्रजनन अलैंगिक जनन जो होता है आपका मुख्य रूप से कई प्रकार से होता है, जिसमें हमने फ्यूजन पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था और आपका रीजनरेशन पढ़ा था। तो इसमें आपने कई प्रकार, जेम्यूल के द्वारा पढ़ा था, स्पोर्स के द्वारा पढ़ा था, ठीक। अब ऐसे इसमें हमको यह भ्रूणी प्रजनन है, यह केवल कहाँ होता है, भ्रूण के अंदर भ्रूणी विकास का निर्माण होता है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है और इसमें केवल अर्धसूत्री समसूत्री दोनों इसमें होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें अलैंगिक जनन में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका केवल समसूत्री विभाजन होता है। तो ये बन जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई बार पूछा जा चुका है, ये पूछे भी जाते हैं, जितना आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं आपका परागण, इसके बारे में स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो आइए देखते हैं। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर, अर्थात स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो क्या बताएंगे स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो जैसे इसमें हमने पढ़ा है, स्वपरागण जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ऐसे देखिए, हमने पढ़ा था
क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। परपरागण में क्या होता है, जब उसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। तो आइए इनमें अंतर देखते हैं। जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं इसके लिए तो अब उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। इसी प्रकार जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ऐसे और देखिए, इसके लिए पुष्पों का द्विलिंगी होना आवश्यक, अर्थात जो आपका स्वपरागण होगा उसमें पुष्पों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। और इसमें क्या बताओगे, इसके लिए पुष्पों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है क्योंकि उसी पुष्प में हो जाना है तो इसमें क्या होती है, कम परागकणों की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या बताओगे, इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है क्योंकि दूसरे पुष्प तक जाना है तो परागकणों की हमको क्या होगी, आवश्यकता अधिक होगी। और एक और, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बता सकते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है तो जैविकी कारकों द्वारा और अजैविक कारक, जैसे हमने अजैविक कारक द्वारा पढ़ा था वायु द्वारा, जल द्वारा। जैविक कारक में हमने पढ़ा था कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घेंघे द्वारा, ये हमने पढ़ा थे। अब ऐसे देखो, इसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है, अर्थात स्वपरागण में पौधों की शुद्धता बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और देखिए, इसमें पौधों की शुद्धता पूरी तरह बदल जाती है। जो परपरागण होता है उसमें पौधों की शुद्धता क्या हो जाती है, आपकी परिवर्तित हो जाती है। तो ये आप यहाँ बता सकते हैं। और भी इसमें आप इंक्लूड करके, लेकिन आपको ये 5 अंतर याद करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब दूसरा अंतर देखते हैं, नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद में अंतर। तो देखिए, नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद में अंतर। तो क्या बताएंगे, नर युग्मोद्भिद हमने पढ़ा था, यह पुष्प का क्या कहलाता है, नर भाग होता है जहां पर आपके बीजाणुओं का विकास होता है। तो देखिए, इसमें यह लघु बीजाणु से विकसित होता है, अर्थात नर युग्मोद्भिद का विकास कहाँ होता है, लघु बीजाणु या लघु बीजाणु पर होता है। तो इसे हम कहेंगे यह लघु बीजाणु से विकसित होता है, यह गुरु बीजाणु से विकसित होता है। इसमें परागकोश, इसे हम क्या कहते हैं, परागकोश भी कह सकते हैं, इसे बीजांड भी कहते हैं। ये आपका मादा युग्मोद्भिद को, इसका विकास 2 चरणों में होता है और इसका विकास 1 चरण में होता है। इसमें 2 केंद्रक होते हैं, अर्थात जो आपका नर युग्मक होता है उसमें 2 केंद्रक होते हैं, प्राथमिक केंद्रक और द्वितीयक केंद्रक। इसी प्रकार आप इसमें क्या बताएंगे, इसमें 2 से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं क्योंकि 3 आपके अंडक कोशिकाएं होती हैं, बीच में 2 केंद्रीय पोलर, जिन्हें हम पोलर केंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं, और आपकी अपर कोशिकाएं होती हैं जो 2 से अधिक होंगी। निषेचन के बाद यह नष्ट हो जाता है। जो नर युग्मोद्भिद होता है वह निषेचन के पश्चात क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और निषेचन के बाद यहाँ से आपके मादा युग्मोद्भिद का अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये आपके कुछ अंतर थे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पूछे सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये तो हालांकि उतना नहीं है, लेकिन आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या कहलाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। आप नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे आपका 3rd चैप्टर।